मैं श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग। तो चलिए हम लोग स्टोरी को समझते हैं। द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग हाइलाइट्स द स्टोरी ऑफ साहिब आलम, a young boy who lives in a slum and spends his days scrounging for gold in the garbage dumps of the author's neighborhood। दोस्तों, ये कहानी एक रैक पिकर कचरा चुनने वाले एक लड़के का नाम जिसका साहिब आलम है, वो अपना पूरा दिन कचरे के डब्बे में जैसे कि मानो कि गोल्ड ढूंढ रहा हो, उसके बारे में ऑथर के एक्चुअली नेबरहुड में ये लड़का बार-बार आता है कचरे के डब्बे में, या फिर जहाँ पे कचरा फेंका रहता है वहाँ से जैसे मान रहा हो कि कुछ गोल्ड ढूंढ रहा हो, मतलब कुछ वैल्यूएबल चीज़ ढूँढने की कोशिश करता हो। He belongs to a community of rag pickers who live in सीमापुरी, a place on the outskirts of दिल्ली। एक्चुअली साहिब आलम जो है ना, बहुत सारे रैग पिकर्स रहते हैं। दिल्ली के बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ा जंगल है। पहले जंगल था, अब नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बस गए हैं। ये जो लोग रैग पिकर्स है, कचरा चुनने वाले लोग, उनमें से एक लड़का है साहिब आलम। These rag pickers are basically squatters। स्क्वाटर्स का मतलब होता है वन ऑक्यूपाइंग अ प्लेस विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के लोग कहीं पे जाकर रहना शुरू कर देते हैं ना, उनको हम लोग स्क्वाटर्स बोलते हैं। These people actually migrated from Bangladesh in 1971 and have been living in Simapuri for more than 30 years। ये लोग जो है ना एक्चुअली बांग्लादेश से माइग्रेट होकर सभी लोग दिल्ली आ गए थे और लगभग 1971 से ये लोग दिल्ली में रह रहे, दिल्ली के बॉर्डर पे रह रहे हैं। The place is devoid of basic amenities such as sewage, drainage, or running water, and the rag pickers live in structures made of mud with roofs of tin and tarpaulin। ऑथर कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लेस है, ये जो सीमापुरी है, यहाँ पर जितनी भी बेसिक अमेनिटीज है, यानी कि मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि सीवेज हो गया, ड्रेनेज हो गया, रनिंग वाटर हो गया, कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और रैक पीकर्स जो यहाँ पे लोग रहते हैं, ये लोग मड का स्ट्रक्चर बनाकर या फिर उसके ऊपर टीन का रूफ डाल देते हैं, या टैरपॉलिन का, जो कि वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, यूजुअली मेड ऑफ कैनवास और पॉलिस्टर का बना होता है, उसका मतलब एक टेम्पररी छोटा सा घर बनाकर ये लोग रह रहे हैं वहां पर। डिस्पाइट देयर डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन, दीज रैक पिकर्स सर्वाइव बाय पिकिंग थ्रू गार्बेज। हालांकि इनका जो लिविंग कंडीशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, फिर भी ये लोग किसी तरह जी रहे हैं, गार्बेज को पिक करके, उनको बेच करके अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। ऑथर कहना चाहती हैं बेसिकली इस लाइन के थ्रू कि यहाँ पे जो लोग हैं सीमापुरी में, दे हैव बिकम सो स्किल्ड इन रैक पिकिंग दैट इट हैज बिकम लाइक एन आर्ट टू देम। मतलब रैक पिकिंग में इतना स्किल्ड हो गए हैं ये लोग, इतने कुशल हो गए हैं कि जैसे कि रैक पिकिंग एक आर्ट बन गया हो इनके लिए, जो बहुत आसानी से कर लेते हैं। द नैरेटर सजेस्ट दैट साहिब शुड गो टू स्कूल। वो कहती है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो? पहले तो वो कहता है कि मेरे पास कोई और काम नहीं है, बट साहिब रिस्पॉन्ड्स, वो कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। कहता है कि जब लोग बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। तो नैरेटर कहती हैं, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? तो नैरेटर का एडवाइस जो है वो काफ़ी खोखला नज़र आता है, हॉलो नज़र आता है, क्योंकि साहिब का जो सर्कमस्टेंसेस है, जो परिस्थितियाँ जिस हालात में वो जी रहा है, डू नॉट अलाउ हिम टू परस्यू एन एजुकेशन। मतलब कि वो उसको इजाज़त नहीं देता कि वो आगे शिक्षा ग्रहण कर सके। द स्टोरी ऑल्सो टचेज अपॉन द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ गोइंग बेयरफुट इन इंडिया। स्टोरी में आगे ये भी बात ऑथर बताती हैं कि ऐसे लोग जो रैक पिकर्स हैं, इनका कल्चर बन चुका है, ट्रेडिशन बन चुका है कि नंगे पाँव चलना, without sleepers. While some people argue that going barefoot is a cultural tradition, the author suggests that this may be just an excuse to use to explain away the poverty that many children face in India। मीन्स कुछ लोग इस बात पे भी आर्ग्यू करते हैं कि बेयरफुट जो है इन लोग का मतलब नंगे पांव रहना इनका कल्चरल ट्रेडिशन बन चुका है। ऑथर यहाँ पे कहना चाहती है कि बस एक एक्सक्यूज हो सकता है, ये सिर्फ एक बहाना हो सकता है, ठीक है ना, अपनी पॉवर्टी को दिखाने का। उनको याद है, शी रिमेंबर्स अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड हर। मतलब ओडीपी एक जगह है, वहां पर विजिट करती, वहां पर एक आदमी ने अपने बचपन की कहानी सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट। जब वो छोटा था तो टेम्पल के पीछे एक स्कूल था, उसी टेम्पल में उसके पापा पुजारी थे, वो स्कूल वहां जाया करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वहां पर जाकर मंदिर में रुक के प्रणाम करता था देवी को और प्रार्थना करता कि ये देवी कम से कम मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए।
30 years later, I visited the town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. ऑथर कहती हैं कि मैं 30 सालों बाद फिर से उस शहर पे गई, उस टेम्पल के पास गई, जो कि ड्राउंड हो चुका है इन द एयर ऑफ डेसोलेशन। इसका मतलब है कि टेम्पल और उसका जो सराउंडिंग्स है हैड अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। अब वो सब कुछ खाली खालीपन दिखाई देता है, सैडनेस की फीलिंग वहां दिखाई देती है। अबैंडनमेंट, जैसे किसी ने उस मंदिर को त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है। इट सजेस्ट दैट द टेम्पल वाज नो लॉन्गर लाइवली एंड बस्लिंग विद पीपल। पहले जिस तरह लोग वहां पर भरे रहते थे आसपास में, अब वहां पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट। आज वहां पे बैकयार्ड पे एक नया प्रिस्ट रहता है। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पे रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स भी लगे हुए हैं। अ यंग मैन ड्रेस्ड a young man dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. वहां पर तभी एक बच्चा आता है जो ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसके पास स्कूल बैग भी है और हाफते हाफते स्कूल से आता है और जल्दी से अपना बैग को फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है। Looking at the boy, she remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. और इस बॉय को देखकर ऑथर को एक और बच्चे की प्रेयर याद आती है। वो देवी के सामने प्रेयर कर रहा होता है कि मुझे प्रेयर मिल गया है देवी माँ, मुझे शूज मिल गया है, पेयर ऑफ शूज, और प्लीज मुझसे ये पेयर ऑफ शूज मत छीनना और कोई भी ना छीन पाए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, मतलब देवी ने उससे आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हारे पास शूज रहेगा, कोई नहीं छीनेगा। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब जो है प्रीस्ट का बॉयज जो है, बच्चा जो है, वो लोग भी शूज पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन हर नेबरहुड रिमेन शूलेस। बट ऑथर कहती है मेरे नेबरहुड में जितने भी रैक पिकर्स है, बहुत सारे लोग आज अभी भी वो लोग शूलेस है, मतलब जूते नहीं पहनते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट से साहिब। तभी साहिब एक दिन मिलता है और कहता है कि मैं गार्बेज में कभी कभी मुझे 10 रुपए का नोट मिल जाता है, कभी 1 रुपया मिल जाता है। वो स्क्राउंजेस मींस सर्चेस थ्रू गार्बेज फॉर अ लिविंग। While garbage is a means of survival for his elders, it has a different meaning for him. ऑथर कहती हैं कि बड़ों के लिए गार्बेज जो है ना, वो एक माध्यम है जीने का, उसको बेचकर लोग अपना घर चलाते हैं, और बच्चों के लिए इसका मीनिंग डिफरेंट है। He finds wonder in it and sees the possibility of finding treasures like a rupee or a 10 rupee note. बच्चों के लिए जैसे मानो कि गार्बेज एक ट्रेजर जैसा हो, तो पता नहीं कि उसमें क्या मिल जाए, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाए, कभी सिल्वर कॉइन मिल जाए, कभी 1 रुपए का नोट मिल जाए। ऑथर ये बताना चाहती हैं, वन डे व्हेन शी मीट्स साहिब, he was wearing discarded tennis shoes of some rich boy which look strange over his discolored shirt and shorts. एक दिन वो मिलती है टेनिस कोर्ट के बाहर, वो खड़ा रहता है और कुछ जो रिच बॉय होते हैं उसके टेनिस शूज फेंके हुए वो उसको पहना हुआ होता है, उसमें एक होल रहता है और वो जो शूज जो है काफी स्ट्रेंज दिखता है उसके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पर। He enjoys watching people play tennis behind a fenced gate, but the game is out of his reach. ऑथर कहती है कि वो फेंस गेट पर खड़ा होकर गेम को तो देखकर काफी खुश होता है, लेकिन ये जो गेम है उसके पहुंच से बाहर है। Despite his difficult circumstances, Sahib has managed to find work at a tea stall down the road. हालांकि ऑथर आगे बताना चाहती हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद साहिब ने फाइनली एक वर्क ढूंढ लिया है एक टी स्टॉल पर, जहां पर उसको 8 रुपए पर मंथ पे किया जाता है और फूड दिया जाता है। However, this job has made him lose his carefree look. ऑथर कहती है लेकिन इस जॉब ने उसका जो केयर फ्री लुक था, वो जो आजाद पंछी की तरह जीता था, वो सब कुछ लगता है खत्म हो गया है। अब वो लगता है किसी बंधन में बंध गया हो। वो कहती हैं कि ही इज नो मास्टर ऑफ हिज ओन एंड ही फील्स द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द स्टील कैनिस्टर ही कैरीज इज हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज टू कैरी। अब वो उसको ऑथर कहती हैं कि अब ये जो स्टील कैनिस्टर जो कैरी कर रहा है, दूध को कैरी करता है, ले जाकर दुकान लेकर जाता है, वो काफी उसको हेवी महसूस होता है। पहले जो प्लास्टिक बैग कैरी किया करता था जिसमें गार्बेज भरा हुआ रहता था, उससे ज्यादा ये भारी उसे महसूस हो रहा है। अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डनड हो गया है, इसलिए उसका चेहरा जो है केयर फ्री लुक खो चुका है। द जॉब हैज मेड हिम नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ऑथर कहती है कि अब वो अपने मन का मालिक नहीं है, एज ही हैज टू वर्क फॉर समवन एल्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड, क्योंकि वो दूसरे की जगह काम कर रहा है, दूसरे के दुकान पे काम कर रहा है अपनी जीविका चलाने के लिए।
Now Anish Jung talks of a young boy named Mukesh who dreams of becoming a motor mechanic and driving a car, despite belonging to a family of bangle makers in Firozabad. Now author अब हमें लेकर चली जाती हैं उत्तर प्रदेश के एक शहर फिरोजाबाद में, जहां पर उनकी मुलाकात एक मुकेश नाम के लड़के से होती है, जो कि बेसिकली मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार ड्राइव करना चाहता है, लेकिन उसका संबंध एक बैंगल मेकर के फैमिली से है। Firozabad जो town has known for its glass blowing industry, and many families including Mukesh have spent generations making bangles for women. और फिरोजाबाद जो शहर है वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ पर कई एवरी अदर फैमिली जो है इन्वॉल्व है बैंगल मेकिंग में, जो और मुकेश भी उन्हीं फैमिली के मेंबर में से एक है। मुकेश फैमिली इज अनअवेयर दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। मुकेश की फैमिली को तो ये भी नहीं पता, बल्कि वहाँ के कई लोगों को ये भी नहीं पता कि मुकेश जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करना जो है इलीगल है। ग्लास फर्नासेस मतलब कि जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं जहां पर शीशे को पिघलाया जाता है, वहां पर बच्चों का काम करना प्रतिबंधित है। उन बहुत लोग को पता भी नहीं है, और इसी कारण बहुत सारे बच्चे अपनी कम उम्र में ही, एडल्ट होने से पहले ही, वो अपने आई साइट को लूज कर देते हैं। दे कंटिन्यू टू वर्क इन डिंजी मतलब डार्क और डर्टी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। वो लोग डार्क और डर्टी सेल्स में, जैसे कि तहखाना हो जहां पे कोई एयर नहीं होता, लाइट नहीं होता, लैंप लाइट में काम करने को मजबूर होते हैं उस भट्टी, गरम गरम भट्टी के सामने, जिसके कारण कई बार उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है उनके बड़े होने से पहले ही। मुकेश रिक्वेस्ट द राइटर टू विजिट हिज होम। वो कहता है कि चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। द ऑथर इज टेकन ऑन अ जर्नी थ्रू द स्टिंकिंग मतलब वेरी बैड और स्मेली बदबूदार गलियों के थ्रू वो जाती हैं, एंड हॉवेल्स मतलब एक पुअर कॉटेज ओपन शेड उन्हें देखने को मिलता है हर जगह पे वहां पे, वेयर मुकेश टेक्स द नैरेटर टू हिज होम विच इज बीइंग रीबिल्ड। वहां पर वो बताता है कि मेरा घर देखिए फिर से बन रहा है। द फैमिली लिव्स इन अ हाफ बिल्ड शैक। हाफ बिल्ड शैक का मतलब पुअरली कंस्ट्रक्टेड एक झोपड़ी जैसा मकान, जो अभी भी हाफ बिल्ट ही है, मतलब आधा अधूरा ही बना है। एंड मुकेश सिस्टर इन लॉ इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द एंटायर फैमिली। जब वो घर में एंटर करती हैं तो मुकेश की जो सिस्टर इन लॉ है यानी भाभी, जो इवनिंग मील बना रही है, खाना बना रही होती है एक बड़े बर्तन में। Despite the poverty and hardship the family faces, the sister-in-law commands respect as बहू, और उस फैमिली में उस sister-in-law को लोग बहू के नाम से बुलाते हैं। और the daughter-in-law of the house is already in charge of the 3 men, और वो जो बहू है उस घर में ऑलरेडी 3 लोगों की इंचार्ज है, मतलब उन लोगों का देख रेख का जिम्मा उसके ऊपर है, जैसे कि मुकेश के फादर है ना, और मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई यानी कि उस लड़की का हस्बैंड। The father, despite years of hard labor as a tailor and a bangle maker, has failed to renovate the house or send his 2 sons to school. ऑथर बताना चाहती है कि इन लोगों का कंडीशन इतना दयनीय है कि टेलर का जॉब करने के बावजूद, फिर बाद में बैंगल मेकर बनने के बावजूद, मुकेश के जो पिताजी अपने 2 बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाए, स्कूल नहीं भेज पाए, वो अपना घर तक ठीक से नहीं बनवा पाए। He has only managed to teach them what he knows, the art of making bangles. सिर्फ वो जो जानते हैं वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है, यानी बैंगल कैसे बनाया जाता है। मुकेश's dream of becoming a motor mechanic and driving a car represents his desire to break free from the cycle of poverty and to create a better life for himself. मुकेश का जो ड्रीम है ना कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है या फिर कार ड्राइव बनना है, ये उसके डिजायर को दिखाता है कि वो समाज के जो बंधन है कि जो बैंगल मेकर में जन्म लिया है फैमिली में, वो बैंगल मेकर ही बनेगा, उससे वो थोड़ा आजाद होना चाहता है। वो अपने साइकिल ऑफ पॉवर्टी से थोड़ा अलग दूर होकर कुछ नया करना चाहता है, अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहता है। The speaker is asking a group of young men why they don't organize themselves into a cooperative. उन लोगों का पुअर कंडीशंस को देखकर ऑथर वहां के लोगों को से पूछती हैं कि तुम लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, एक ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते हो। तब फिर वो स्टोरी आगे कंटिन्यू करती हैं कि वहां पे एक सविता नाम की एक लड़की है, अ यंग गर्ल ड्रैप इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, मतलब ड्रैप का मतलब फेडेड, जो कपड़ा का रंग निकल जाता है। सी सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, वहां पे एक बूढ़ी वुमन है, उसके बगल में बैठकर वो भी ग्लास पीसेस को सोल्जर कर यानी कि जोड़ने की कोशिश कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, द नैरेटर वंडर्स इफ सविता अंडरस्टैंड्स देयर इंपॉर्टेंस। उसका हाथ जो है ना मैकेनिकली मशीन की तरह चल रहा है, मतलब वो भी काफी यूज्ड टू हो गई है उस चूड़ियों को बनाने में। नैरेटर को लगता है कि क्या सविता को ये पता है कि जिस बैंगल को बना रही है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी पवित्रता क्या है।
However, the narrator believes that when Savita grows up and gets married, she will realize the importance of the bangles. फिर उनको लगता है एक दिन जब ये भी दुल्हन बनेगी, बड़ी हो जाएगी, हाथों में मेहंदी लगेगी, ठीक है ना, लाल घूंघट पहनी रहेगी, तब इस दिन भी उसको पता चलेगा कि बैंगल्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये इंडियन वुमन का एक सुहाग है। At her wedding, she will wear red bangles, a red veil, and have henna on her hands. वो कहती है कि शादी के दिन वो रेड बैंगल्स पहनेगी, लाल जोड़ा पहनेगी, लाल चूड़ियां पहनेगी, हाथों में मेहंदी लगी होगी, which are all symbols of a happy marriage in India. The cry of not having money to do anything except carry on business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ऑथर एक बहुत ही दुख भरी लाइन यहाँ पे बताती है कि पूरे फिरोजाबाद के हर गलियों में एक ही आवाज गूंजती है कि बैंगल मेकिंग के अलावा हमारे पास कुछ और कम काम करने के लिए पैसा नहीं होता, कभी कभी तो खाने के लिए भी पैसा नहीं बचता। द पीपल हियर आर स्टक इन अ साइकिल वेयर मिडिल मैन ट्रैप देम। लोग यहाँ पर ना एक साइकिल में फंस चुके होते हैं जहाँ पर साहूकार लोग, मिडिल मैन लोग उनको ट्रैप करके रखते हैं, जैसे उनके फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स वर ट्रैप, और उनके कर्ज के चक्कर में उनके बेटे लोग को भी ट्रैप कर लिया जाता है। However, the young men feel that even if they organize, जब मैंने आपसे अभी ऊपर जस्ट बताया था कि उन लोगों से पूछती है कुछ ग्रुप के लोगों से कि आप लोग आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो देन दे विल बी अरेस्टेड एंड बीटन बाय द पुलिस बिकॉज व्हाट दे वुड बी डूइंग इज इलीगल। कहती है ऐसा करने पर हम लोग को अरेस्ट कर लिया जाएगा, साहूकार लोग और अदर मनी लेंडर्स लोग जो है वो हमारे खिलाफ झूठा कंप्लेंट कर देंगे, पुलिस वाले हमें उठा कर ले जाएंगे, मारेंगे और झूठे चार्ज में फंसा देंगे, कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज में हमें फंसा देंगे। दे फील दे हैव नो लीडर और एनीवन हु कैन हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनको लगता है हमारे बीच में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो हमें इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, जो हमें कुछ डिफरेंट करने के लिए प्रेरित कर सके। देयर फादर्स आर ऑल्सो एग्जॉस्टेड एंड टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट गोज फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। उनके पिताजी लोग भी काफी थक चुके हैं, वो लोग एंडलेसली बात करते रहते हैं जैसे कभी ना खत्म होने वाला एक साइकिल है। वो अपनी कहानी गरीबी से शुरू करते हैं, फिर अपैथी यानी इनडिफरेंस, यानी कि उनके ऊपर कोई केयर नहीं करता कि हम लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, फिर उनकी कहानी ग्रीड से शुरू होती है, फिर इनजस्टिस पे खत्म हो जाती है। इस तरह उन लोग की कहानी चलती रहती है। However, the author is encouraged when one of the young men Mukesh expresses a desire to become a motor mechanic. हालांकि एक लड़का मुकेश है जो डिजायर रखता है कि वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइव करना चाहता है। इससे ऑथर को लगता है कि कुछ तो पॉजिटिविटी इस लड़के में दिखाई दे रही है। But he is content to dream of working on cars rather than daring to dream of flying a plane. हालांकि वो लड़का खुश है कि मैं कार चला लूं यही बहुत है, वो प्लेन तो नहीं उड़ा सकता, क्योंकि ऑथर कहती हैं फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। ये कॉन्ट्रास्ट शो करती है कि ऐसे गरीब शहर में जहाँ पे लोग इतने गरीब हैं वहां पर प्लेन कैसे उड़ेगा। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक को पोस्ट कर दिया है। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।